हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोसाइंस 2.0। आज हम देखने वाले हैं पोडोलॉजी यानी कि सीटेट का पोडोलॉजी, जिसमें सीखना और शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। तो हमारा पॉइंट है, बच्चे विद्यालय में क्यों असफल हो सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आज का। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। विद्यालय में कुछ बच्चे अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाते, उन्हें सीखने में कठिनाई होती है और वे परीक्षाओं, कक्षा गतिविधियों में पीछे रह जाते हैं। इनके अनेक कारण होते हैं, जो व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक और सामाजिक हो सकते हैं। अगर हम बात करें इनके कुछ बच्चों के विद्यालय में असफल होने के कारण, तो देखो, चाइल्ड रिलेशन क्या हो सकता है। शारीरिक समस्या हो सकती है, जैसे कि दृष्टि दोष, श्रवण दोष, बार बार बीमारी, पोषण की कमी, थकान आदि। और दूसरा बौद्धिक कारण भी हो सकता है कि बच्चा बुद्धि में कम धीमी स्तर का हो, सीखने में गति, स्मरण शक्ति कमजोर होना। तीसरा है मानसिक और भावनात्मक कारण, यानी आत्मविश्वास की कमी, चिंता, भयहीन भावना, अवसाद, ध्यान की कमी। और चौथा है रुचि और प्रेरणा की कमी, यानी कि विषय में रुचि न होना, लक्ष्य का अभाव, सीखने के प्रति उदासीनता होता है। और पांचवा है अध्ययन की आदतों की कमी, यानी नियमित अध्ययन न करना, समय प्रबंधन का अभाव, गृह कार्य न करना। देखो फ्रेंड्स, जब हम सीटेट पढ़ते हैं ना, तो हमें इस बात का तो ज्ञान हो ही जाता है कि असल में साइकोलॉजी कहना क्या चाहती है। जब भी आप सीटेट पढ़ोगे, तो जैसे आप बच्चों को ध्यान में देते हो, उसी तरह खुद पे भी ध्यान दो, तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम में भी कुछ कमियां हो सकती हैं, है ना। होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक जैसा ही होते हैं। अलग अलग प्रकार के, जैसे एक बच्चे में होता है, उसी तरीके से हम भी एक बच्चे ही हैं। और उसी आधार पे हमारे अंदर भी कुछ कमियां होती हैं, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक। तो इन सभी को भी हमें, अगर हम उस पे काम करें, तो हम बेहतर कर सकते हैं। तो फिर हम परिवार का कारण क्या है, तो परिवार का असहयोग, यानी पढ़ाई में मदद ना मिलना, ध्यान ना देना, पारिवारिक कलह, झगड़े, तनाव, असुरक्षा की भावना, आर्थिक समस्या, गरीबी के कारण पढ़ाई के लिए संसाधनों की कमी, ट्यूशन ना लग पाना, किताबें ना मिल पाना, अधिक दुलार और उपेक्षा, या तो अत्यधिक लाड प्यार से अनुशासन की कमी, या उपेक्षा में हीन भावना, माता पिता की अशिक्षितता, यानी शैक्षिक वातावरण न बन पाना, बच्चों की समस्या न समझ पाना। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। फिर तीसरा क्या है, शैक्षिक कारण, यानी स्कूल में क्या प्रॉब्लम होती है, तो शिक्षण की अप्रभावी विधियां, निरटने पर जोर देना, गतिविधियां आधारित शिक्षण का अभाव, एक रस शैक्षिक शिक्षक की दृष्टिकोण, पक्षपात व्यवहार, डांटना टप और प्रोत्साहन का अभाव, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा, पाठ्यक्रम की कठिनाई, यानी कि अत्यधिक भारी पाठ्यक्रम, बच्चों की क्षमता में अधिक जटिल सामग्री होती है। मूल्यांकन की प्रणाली की बात करें, तो केवल अंकों पर आधारित मूल्यांकन, लगातार फीडबैक का न मिलना, संसाधनों की कमी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल समान और आईसीटी का अभाव होना। फिर वहीं हम अगर बात करें चौथे वाले पॉइंट्स में, तो सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में अगर हम देखें, तो वातावरण, असुरक्षित वातावरण, भेदभाव, जाति, धर्म या लिंग का भेदभाव, साथियों का नकारात्मक प्रभाव, यानी गलत संगति, नशे की आदत, हिंसा, मोबाइल, टीवी का अत्यधिक प्रभाव, समुदाय की असहयोगी प्रवृत्ति, यानी शिक्षा के प्रति उदासीनता, विद्यालय से दूरी, भाषा की समस्या, घर की समस्या, विद्यालय की अंतर होने से सीखने की कठिनाई। फिर अन्य क्या है, विद्यालय की दूरी अधिक होना, परिवहन की समस्या, बार बार विद्यालय बदलना, प्राकृतिक आपदाएं, महामारी, पारिवारिक संकट, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट अत्यधिक प्रयोग। उसके बाद छठवां देखें, तो असफलता के प्रभाव, तो आत्मविश्वास में कमी, हीन भावना, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति, मानसिक तनाव, अवसाद, आक्रामक व्यवहार, भविष्य में करियर समायोजन की कठिनाई। समाधान क्या है, तो प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, रुचिकर गतिविधि आधारित पर बल केंद्रित शिक्षण अपनाना, समय पर मार्गदर्शन, परामर्श और प्रोत्साहन देना, परिवार और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना।
सीखने में कठिनाई वाले बच्चों की पहचान कर विशेष सहायता देना और समुचित मूल्यांकन और फीडबैक द्वारा सुधारात्मक शिक्षण करना, प्रेमपूर्ण वातावरण, सुरक्षा और विश्वास का माहौल बनाना। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स की बात करें तो कोई भी बच्चा स्वतः असफल नहीं होता। उचित अवसर, सहयोग और मार्गदर्शन मिलने पर हर बच्चा सफल हो सकता है और असफलता अस्थायी नहीं होती और ये केवल अस्थायी स्थिति होती है। इसे समझकर उचित कदम उठाना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन से ही रिलेटेड है, तो इसे हमें भी ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया। इसमें शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया क्या होती है? तो सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि क्या होती है भाई। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया वे आवश्यक चरण है जिनके माध्यम से शिक्षक शिक्षण को प्रभावी बनाता है। विद्यार्थी सीखने के अनुभव के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण, मूल्यों का निर्माण करता है। तो शिक्षण अधिगम की कुछ मूल प्रक्रियाएं हैं। अगर हम देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं भाई? तो हमारा पहला है अधिगम की आवश्यकताओं का बोध, यानी विद्यार्थी की वर्तमान स्थिति, रुचि, पृष्ठभूमि, क्षमताओं और आवश्यकताओं का आकलन करना। इसे सीखने के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, जैसे उपकरण, प्रश्नावली, अवलोकन, साक्षरता परीक्षण आदि। उद्देश्य क्या है? अधिगम की विद्यार्थी केंद्रित व सार्थक बनाना। दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि शिक्षण में क्या हासिल करना है यह स्पष्ट करना है। उद्देश्य विशिष्ट, मानवीय और प्राप्त करने योग्य, यथार्थवाद और समृद्ध होने चाहिए। उदाहरण के लिए ज्ञानात्मक यानी जानना, कौशलात्मक करना और भावनात्मक होना। अधिगम अनुभव सामग्री का चयन, यानी तीसरा पॉइंट है। तो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस कंटेंट की बात कर जा रही है। तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त विषय वस्तु, गतिविधियों, उदाहरण, संसाधन चुनना। बच्चों के स्तर, आयु, संदर्भ और रुचि के अनुसार सामग्री का चयन करना चाहिए। विविध स्रोत, पाठ्यक्रम, आईसीटी, स्थानीय प्रवेश, प्रोजेक्ट प्रयोग करना। चौथा पॉइंट है शिक्षण अधिगम विधियों का चयन, यानी विषय वस्तु और उद्देश्यों के अनुसार प्रयुक्त विधि चुनना। उदाहरण के लिए व्याख्यान, चर्चा, प्रदर्शन, प्रोजेक्ट, समस्या समाधान, खेल, खोज विधि और सहयोगात्मक अधिगम आदि। सही विधि बच्चों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाती है ना। और शिक्षण अधिगम क्रियान्वयन क्या होती है? चुनी गई योजनाओं के अनुसार शिक्षण गतिविधियों को संचालित करना। स्पष्ट व्याख्या, उदाहरण, प्रश्नोत्तर, सामूहिक कार्य गतिविधियों करना। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, रुचि और प्रेरणा बनाए रखना। कक्षा प्रबंध और समय प्रबंध, संसाधनों को उचित लाना। और यहाँ अधिगम का मूल्यांकन क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पे असेसमेंट जो होता है यह जानना कि उद्देश्य की प्राप्ति कितनी हुई है। साधन यानी मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, प्रोजेक्ट, अवलोकन, असाइनमेंट, पोर्टफोलियो आदि। मूल्यांकन में निरंतरता, विविधता और व्यापकता होनी चाहिए। फीडबैक भी पूछा जाता है। तो मूल्यांकन के बाद विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के बारे में सूचना देना और सकारात्मक होनी चाहिए और सुधार के सुझाव देनी चाहिए। और पृष्ठभूमि से सीखने को मजबूत किया जाता है और गतिविधियों में सुधार। अगर हम रेनफोर्समेंट और कंसोलिडेशंस की बात करें, यानी पुनर्बलन समेकन का, तो अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए पुनरावृत्त और अभ्यास आवश्यक है। पुनर्बलन से बच्चे का आत्मविश्वास और वह बेहतर सीखता है। समेकन के लिए पुनरावृत्त, अभ्यास, कार्य, गृह कार्य, चर्चा आदि का प्रयोग करना। परस्पर संबंध, ये सभी प्रक्रियाएं दूसरे से जुड़ी हैं और ये प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है। जब इसका सही क्रम संतुलित प्रयोग होता है तब शिक्षण प्रभावी और अधिगम सार्थक होता है। क्रमबद्ध की बात करें तो आवश्यकताओं का बोध होना, उद्देश्य का निर्धारण करना है, सामग्री, अनुभव का चयन, विधियों का चयन, फिर उसके बाद पुनर्वलन और समेकन, पृष्ठभूमि यानी फीडबैक, मूल्यांकन, फिर क्रियान्वयन, फिर उद्देश्यों का निर्धारण करना। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है। फिर उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि शिक्षक केंद्रित से अधिक अधिगम केंद्रित होना चाहिए। प्रत्येक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है और निरंतर मूल्यांकन सुधार अधिगम की गुणवत्ता बढ़ाती है। विविध लचीलापन और रचनात्मक प्रभावी को शिक्षण की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, बच्चों के सीखने की रणनीतियाँ, यानी कि वे मानसिक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक तरीके, उनका प्रयोग बच्चा किसी सूचना, कौशल, अनुभव को समझने, याद रखने को लागू करने के लिए करता है। सीखने की रणनीतियाँ सीखने को प्रभावी, सार्थक और आत्मनियंत्रण बनाते हैं।
यहाँ पे पुनरावृत्ति रणनीति है, यानी कि सीखी गई जानकारी को बार-बार दोहराना, रटना, जोड़ से पढ़ना, लिखकर अभ्यास करना, ये सारी गतिविधियाँ मेरे अंदर हैं, इसीलिए मैं हर चीज़ रटती नहीं हूँ, जोर से पढ़ती हूँ, लिखकर अभ्यास करती हूँ, है ना? तो तथ्यों, परिभाषा, गुणा, पहाड़ आदि याद रखने में उपयोगी। उदाहरण के लिए कविता याद करने के लिए बार-बार पढ़ना होता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, जब हम कविता दूसरे के मुँह से सुनते हैं तो हम अपने मन में एक आकृति बना लेते हैं, तो इस तरीके से हमें कविताएँ याद हो जाती हैं। संगठन रणनीति यानी जानकारी को व्यवस्थित, वर्गीकृत और संचरित करना। तालिका, आरेख, मानचित्र, रूपरेखा, क्रमबद्ध सूची बनाना जटिल जानकारी को समझने और याद रखने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए इतिहास की घटनाओं को क्रम याद करना। विस्तार रणनीति की बात की जा रही है, नई जानकारी को पहले से सीखी हुई जानकारी से जोड़ना, कारण, उदाहरण, तुलना, उपमा देकर अर्थ गहराई से समझना, सीखना अधिक सार्थक और अस्थायी बनाता है। प्रकाश संश्लेषण को पौधे के भोजन बनने की प्रक्रिया को जोड़ना, समझना, ये सारी प्रक्रिया आपकी विस्तार रणनीति के अंतर्गत आती है। संरचना रणनीति की बात करें तो उद्देश्य तय करना और सीखने की योजना बनाना, मुख्य बिंदु पहचानना, छोटे भावों को बांटना, समय प्रबंध, चरणबद्ध तरीके से अध्ययन करना, परीक्षा की तैयारी के लिए विषयों का सरल सारणी बनाना। आलोचनात्मक चिंतन की बात करें, 5वां पॉइंट है जिसमें प्रश्न करना, विश्लेषण करना, तर्क करना, निष्कर्ष करना, सही गलत की पहचान, प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेना, सही स्तरीय समझ और समस्या समाधान में सहायक। उदाहरण के लिए समाचार पढ़कर उसके कारण और परिणाम पर विस्तार करना। मेटाकॉग्निटिव यानी अपने सीखने के बारे में सोचना और उससे उचित नियंत्रित करना। मैं क्या सीख रहा हूँ, मुझे क्या समझ आया, मुझे कहाँ कठिनाई हो रही है। आत्मनियंत्रण, योजना, निगरानी, मूल्यांकन करना, जैसे उदाहरण के लिए पढ़ाई के बाद स्वयं की प्रगति की जांच करना, है ना? आप टेस्ट देते होगे सीटेट का, तो आप खुद की जांच तो कर रहे हो। फिर स्मृति उत्प्रेरक रणनीति यानी समूह बनाना, तुकबंद बनाना, संकेत शब्दों का उपयोग करना, स्मृति चिन्ह जो होती है, माइंड मैप, फ्लैश, स्नैपोनिक्स तैयार करना। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं उनको याद करने की विधियां ही होती है। सहयोगात्मक रणनीति यानी साथियों के साथ चर्चा, समूह कार्य, सहयोग में सीखना, विभिन्न दृष्टिकोण में समझ कर सीखना और बेहतर बनाना। उदाहरण के लिए समूह और प्रोजेक्ट बनाते समय साथियों के विचारों को सलील करना। समस्या समाधान रणनीति क्या होती है? समस्या को समझना, विकल्प खोजना और उचित समाधान चुनना और लागू करना। तार्किक सोच, रचनात्मक और निर्णय क्षमता विकसित होती है अगर हम उस गणित के प्रश्नों की चरणबद्ध तरीके से हल करना। उसके बाद प्रभावी सीखने की रणनीति के गुण क्या होने चाहिए? तो सीखने को सक्रिय बनाती है, समझ को गहरा और दीर्घकालीन बनाती है, समस्या समाधान निर्णय क्षमता विकसित करती है, आत्मनिर्भर, नियंत्रण और शिक्षार्थियां बनाती है, विविध परिस्थितियों में बैठने में सहायक यानी सीखने में सहायक होता है। रणनीतियों और अपनाने की सुझाव की बात करें तो वहाँ पे अपने सीखने का लक्ष्य तय करें, उपयुक्त रणनीति का चुनाव करें, लगातार अभ्यास करें और आत्म मूल्यांकन करें। ये तो हमें करना चाहिए क्योंकि सीटेट में हम जितना अभ्यास करेंगे और जितना आत्म मूल्यांकन करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा। गणित यानी गलतियों में सीखने और रणनीतियों में सुधार करें, धैर्य, रुचि और प्रेरणा बनाए रखें तो उपयुक्त सीखने की जो रणनीतियां हैं अपनाकर बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है और तथा अधिक प्रभावी, आत्मनिर्भर, सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारे एजुकेशनल पोडोलॉजी थी सीडीपी का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।